नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरुषों में पेशाब लीक होने की समस्या के बारे में। दोस्तों, पेशाब के लीकेज की समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी जाती हैं। इसलिए पुरुषों में जब यूरिन लीक की समस्या के बारे में जनरली कम बात होती है, लेकिन जिन पुरुषों को इस तरह की समस्या होती है उनके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग और चिंताजनक स्थिति होती है। तो इस वीडियो में हम इसी के कारणों, लक्षणों और इलाज के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अगर एनाटमी हम समझें अपने पेशाब के रास्ते के बारे में, तो हम देखेंगे कि हमारी एक पेशाब की थैली होती है जो हमारे पेट के निचले हिस्से में स्थित होती है। पेशाब की थैली और उसके नीचे पेशाब की नली। अब इस पेशाब की थैली के मुंह पे हमारे कुछ ऐसे मांसपेशियां होती हैं जो हमारे पेशाब की थैली में स्थित पेशाब को बाहर निकलने से रोकती हैं। इसके अलावा जो हमारी पेशाब की नली होती है उसके चारों ओर भी कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जिनको हम मेडिकल भाषा में स्फिंक्टर कहते हैं। उन मसल्स के वजह से उनमें एक टोन होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनके वजह से जो है पेशाब लीक होने से रुकता है। दूसरा, जो पेशाब की थैली खुद है वो एक लो प्रेशर रिजर्वायर की तरह काम करना चाहिए। वो अगर ठीक होगा तो वो अधिक से अधिक पेशाब को अपने अंदर रोक पाएगा, तो इससे भी हमारा पेशाब का कंट्रोल बना रहता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड और उससे निकलने वाली नसें। ये नसें जो हैं इन स्फिंक्टर्स को भी कंट्रोल करती हैं और पेशाब की थैली को भी कंट्रोल करती है। अगर किसी भी प्रकार की बीमारी इन नसों में हो जाती है या रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ ऐसी बीमारी होती है तो उससे भी पेशाब के कंट्रोल में गड़बड़ी आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके वजह से पेशाब की थैली से पेशाब लीक हो जाता है। तो पहला महत्वपूर्ण कारण है उम्र। बढ़ती उम्र के साथ यूरिन लीक की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों में देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन, यानी हमारा जो मस्तिष्क का काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसके अलावा हमारे मूवमेंट्स भी थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। हम उतनी तेज़ी से चल या दौड़ नहीं सकते, टॉयलेट तक पहुंच नहीं सकते टाइम पड़ने पर जब हम वृद्ध हो जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो कई प्रकार की बीमारियां हैं, एंडोक्राइन बीमारियां, डायबिटीज़ मेलाइटस और कॉन्स्टिपेशन की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, ये सारी चीज़ें बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस या पेशाब की लीकेज की समस्या हो जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर डायबिटीज़ की बीमारी किसी को है, वो चाहे वृद्ध हो चाहे यंग हो, कुछ साल के डायबिटीज़ होने के बाद उसका असर न सिर्फ पेशाब की थैली पर पड़ता है बल्कि पेशाब की थैली के नीचे जो स्फिंक्टर मैंने बताए, मुंह पे जो मांसपेशियां बताई, उनकी भी कमजोरी, उसके अलावा जो नसें हैं उनमें भी प्रॉब्लम। इस तरह की बीमारी को डायबिटिक सिस्टोपैथी कहते हैं और इसके वजह से भी यूरिन लीक होने की समस्या होती है। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का यूरिन में संक्रमण हुआ है तो भी हमारे मूत्र मार्ग में जलन, सूजन, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और फिर हम कई बार पहुंच नहीं पाते और फिर यूरिन लीक हो जाता है। इसके अलावा हाई बॉडी वेट, इस वजह से भी इनकॉन्टिनेंस के साथ जिनकी बीमारी बहुत ज़्यादा है उनमें भी यूरिन लीक होने की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखने को मिलती है। कुछ प्रकार की दवाइयाँ हैं जिनसे इनकॉन्टिनेंस होती है। कुछ प्रकार की सर्जरीज़ हैं, यानी मेजर पेल्विक सर्जरी, यानी पेट के निचले हिस्से जो पेल्विस का इलाका है हमारा, उसमें अगर कोई बड़ी ऑपरेशन जैसे कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन या रेक्टल कैंसर का ऑपरेशन, इस तरह के ऑपरेशन अगर होते हैं तो उनमें पेशाब की थैली को कंट्रोल करने वाले नसों के डैमेज होने की चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे मरीज में यूरिन लीक की समस्या हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर प्रोस्टेट को पूरी तरह हटा दिया गया ऑपरेशन करके तो उसमें भी यूरिन लीक की समस्या बनती है। आइए जानते हैं कि इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब की लीक की समस्या के प्रकार क्या होते हैं। पहला जो मुख्य प्रकार है वो है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। जब हमारी किसी भी फिजिकल एक्टिविटी यानी खांसने, छींकने, खेल कूद करने, कूदने इत्यादि से अगर पेशाब का लीक होता है तो इस प्रकार के लीकेज को हम मेडिकल भाषा में स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, जिसमें कि किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से पेट में प्रेशर बढ़ता है और यह प्रेशर पेशाब की थैली पर पड़ता है जिससे लीक हो जाती है।
तो ये समस्या जो है पुरुषों में जनरली प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद देखने को मिलती है। प्रोस्टेट जब हम ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को निकाल देते हैं तो उसके साथ साथ पेशाब को कंट्रोल करने वाली मांसपेशियां भी निकलना स्वाभाविक होता है, आउटलेट का रेजिस्टेंस कम होता है, तो इसके वजह से यूरिन लीक की समस्या हो जाती है। दूसरा मुख्य प्रकार है अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पेशाब की बहुत तीव्र इच्छा होती है और टॉयलेट पहुंचने से पहले हमारा यूरिन लीक हो जाता है। तो ये बहुत तीव्र इच्छा जो होती है उसको हम अर्जेंसी कहते हैं। अर्जेंसी के साथ साथ अगर यूरिन लीक हो जाती है तो उसको अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग होता है। अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जनरली ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्या का ही एक पार्ट है और उसमें अगर ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तीसरा मुख्य जो प्रकार है वो है मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जिसमें स्ट्रेस भी होता है और अर्जेंसी भी होती है। चौथा मुख्य प्रकार है कंटिन्यूस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि लगातार पेशाब लीक हो रही है। ऐसी समस्या तब होती है जब या तो स्ट्रेस या अर्ज इनकॉन्टिनेंस, यानी इन दोनों में से कोई भी प्रकार का जो यूरिन लीक है वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो कंटिन्यूस ही लीक चालू हो जाता है। इसके अलावा लास्ट जो प्रकार है इनकॉन्टिनेंस का वो है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। मरीज अक्सर बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पेशाब आ रहा है और लीक हो जा रहा है, लेकिन जनरली ये पेशाब निकल नहीं रहा होता, ये रुकावट होती है पेशाब में। रुकावट इतनी ज़्यादा होती है पेशाब की नली में, या तो स्ट्रिक्चर की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से, कि पूरी पेशाब की थैली भर जाती है। कई बार तो 1-1.5 लीटर तक यूरिन इसमें भर जाता है पेशाब की थैली में। और इसके बाद जब ब्लैडर की कैपेसिटी के बाहर यूरिन हो जाता है तो 50 ml, 100 ml, 20 ml इस तरह करके कुछ यूरिन ऊपर से छलक जाता है, जैसे टंकी ओवरफ्लो होती है। इस प्रकार के इनकॉन्टिनेंस को ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। आइए जानते हैं कि इनकॉन्टिनेंस की डायग्नोसिस कैसे होती है। तो डायग्नोसिस के लिए, किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो सबसे पहले वो आपकी हिस्ट्री लेते हैं। कब इनकॉन्टिनेंस होता है, दिन में कितनी बार होता है आपको लीकेज, अमाउंट ऑफ लीकेज क्या है, कोई आपकी पहले से डायबिटीज़ अन्य प्रकार की बीमारियां तो नहीं है, आपको किसी और ऑपरेशन तो नहीं हुआ है आपके शरीर पे, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है आपको, आपका बॉडी वेट कितना है। इस प्रकार की हिस्ट्री पूरी आपकी लेने के बाद आपके डॉक्टर आपको एग्जामिन करते हैं, स्पेशली रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे कि हमें मांसपेशियों में कितनी ताकत है उसका पता चलता है। पेट का एग्जामिनेशन करते हैं, आपके जेनेटेलिया का एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हमें पेशाब के रास्ते में कहीं अगर रुकावट है तो उसका पता चलता है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फोकस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पैर की नसों में सेंसेशंस वगैरह चेक करते हैं, जिससे आपके जो नर्वस सिस्टम है उसकी थोड़ी बहुत आइडिया हमें लगती है। इसके बाद हम टेस्ट पे आते हैं। तो सबसे बेसिक जो टेस्ट होता है वो यूरिन एनालिसिस होता है। यूरिन का टेस्ट करके हम देखते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं है। उसके अलावा कुछ मरीजों में अगर रुकावट के सिम्टम भी दिख रहे हैं तो पेशाब का फ्लो चेक किया जाता है। फ्लो अगर कम है तो रुकावट को ठीक किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में रेजिडुअल यूरिन चेक किया जाता है। पेशाब करने के बाद कितना यूरिन अंदर बच जा रहा है वो चेक किया जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो यह इनकॉन्टिनेंस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। फिर कुछ मरीजों में जो है कुछ प्रकार की इमेजिंग टेस्ट भी हमें करनी होती हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह करके अपर ट्रैक्ट्स की हालत देखते हैं पेशाब की इनकॉन्टिनेंस के वजह से। अगर वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है तो पेशाब जो भरा हुआ है उसके वजह से बैक प्रेशर किडनी पर तो नहीं पड़ रहा है, किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही। इसके अलावा आपकी पैड टेस्टिंग की जाती है। अगर आप पैड यूज़ कर रहे हैं यूरिन लीक के वजह से तो उसका वेट कितना है। अगर वो वज़न 200 ग्राम से कम है तो आपको माइल्ड इनकॉन्टिनेंस है। अगर 200 से 400 है तो मॉडरेट इनकॉन्टिनेंस है। 400 ग्राम से ज़्यादा पूरे दिन में अगर वो भर जा रहा है पैड तो फिर वो सीवियर इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। इसके अलावा ब्लैडर डायरी एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्टिंग का तरीका है, जिसमें कि आपके डॉक्टर आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें दिन भर में आपने कितनी बार पेशाब किया, कितने कितने बजे किया, और उसके सामने अमाउंट कितना पेशाब किया और लीक कितनी कितनी बार हुआ, फ्लूइड इनटेक कितना था, रात में कितनी बार पेशाब किया। 3 दिन तक चार्ट ऐसा बना के अगर आप लाते हैं तो इसको ब्लैडर डायरी कहते हैं और इससे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपके यूरिन लीक की समस्या के बारे में आपके यूरोलॉजिस्ट को मिलती है। इन सब से भी अगर डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं हो पाती है तो एंडोस्कोपी करके दूरबीन डालकर, खासकर उन मरीजों में जिसमें फ्लो कम है,
स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली की सिकुड़न या प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट की जानकारी ली जाती है। इससे भी नहीं डायग्नोसिस सही होता तो लास्ट जो टेस्ट होता है वो यूरोडायनेमिक टेस्ट होता है, खासकर जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं उनमें किया जाता है, जिसमें कि हमें पूरा पता चलता है कि इनकॉन्टिनेंस की वजह क्या है, उसका ऊपरी मूत्र मार्ग यानी कि किडनी और किडनी की नली पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर हम कोई ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए, ट्रीटमेंट अगर फेल हो गया है तो क्यों फेल हो गया है, ट्रीटमेंट का अच्छा इफेक्ट आया है तो क्या इफेक्ट आया है, ये सारी चीज़ें यूरोडायनेमिक टेस्ट में पता चलती हैं। यूरोडायनेमिक और यूरोफ्लो के बारे में अलग से हमने वीडियोस बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट क्या है। पहला जो ट्रीटमेंट है वो कंजर्वेटिव है, जो घर बैठे आप कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि वजन कम करना, पानी का मैनिपुलेशन, रात के समय पानी थोड़ा कम पीना, ओवरऑल पानी इनटेक को थोड़ा कम करना। इसके अलावा स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो उसको बंद कर देना, कॉन्स्टिपेशन का मैनेजमेंट, डाइट अच्छा लेना, फाइबर युक्त डाइट लेना। इसके अलावा ब्लैडर ट्रेनिंग, 2 घंटे हो गए तो पेशाब कर ही लेना है जाके, पेशाब की थैली समय समय पर खाली करना। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग यानी जो नीचे की मसल्स हैं हमारी पेल्विक फ्लोर की, उनकी ट्रेनिंग। ये स्पेशल टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके यूरोलॉजिस्ट आपको सिखाते हैं, जिससे पेशाब की थैली पर और पेशाब के रास्ते पर कंट्रोल करने में हमें आसानी होती है। जब ये सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं तो हम दवाइयों पे आते हैं। दवाइयाँ कई प्रकार की होती हैं, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ, सॉलिफिनासिन, डारिफिनासिन, टोल्टेरोडिन, मीराबेग्रॉन, कई तरह की दवाइयाँ हैं, बीटा-3 एगोनिस्ट हैं, और जिन मरीजों में रुकावट है उनमें अल्फा ब्लॉकर हम कभी कभी देते हैं पुरुषों में। तो इन सब दवाइयों से भी हम इनकॉन्टिनेंस को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जब दवाइयों से भी बात नहीं बनती तो दूरबीन विधि से कुछ ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे कि अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर किसी को हो रही है, बहुत तीव्र इच्छा हो रही है, दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही, तो पेशाब की थैली में बोटॉक्स इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस किसी को हो रही है तो मूत्र नली में डिफ्लक्स का इंजेक्शन डाला जाता है, जिससे थोड़ा पेशाब की नली का रेजिस्टेंस बढ़ता है और पेशाब को कंट्रोल करने में आसानी होती है। जो नर्वस सिस्टम में जिसकी बीमारियां हैं उनमें सैक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन और पैर की नसों को स्टिमुलेट करके भी पेशाब का कंट्रोल लाया जाता है, जिसको टिबियल नर्व स्टिमुलेशन कहते हैं। ये सब भी फेल हो जाती है तो फिर ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन में हम आर्टिफिशियल स्फिंक्टर लगा सकते हैं, पेशाब की नली के अराउंड एक ऐसा बलून कफ लगा देते हैं जिसमें बटन दबाने से पानी भर जाता है और पेशाब की नली दब जाती है, इसको आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर कहते हैं। यही काम स्लिंग लगाकर भी किया जा सकता है। जिन मरीजों की पेशाब की थैली की कैपेसिटी कम हो गई है और उसके वजह से यूरिन लीक हो रहा है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो ये एक ओवरव्यू था पुरुषों में पेशाब की लीकेज की समस्या की ट्रीटमेंट, इलाज, कारण और लक्षणों के बारे में। इस वीडियो में इतने ही। धन्यवाद।